नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट बहुत ऊपर खुली थी, 100 पॉइंट ऊपर थी एक समय। उसके बाद नीचे आई, 40-50 पॉइंट नीचे थी, अभी फ्लैट है। बैंक निफ्टी लगभग 100 पॉइंट नीचे है। आज मार्केट ऊपर नीचे जा रही है। फिर से एफआईए बेचना शुरू कर दिया है। कल एफआईआई इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव था। इसका एक ही कारण है, क्योंकि एमएसआई इंडेक्स का रीजिग हुआ था तो नेट पॉजिटिव था। उन्होंने 15,000 करोड़ का खरीदारी की थी पैसिव फंड्स ने, और 5,000 करोड़ बेच दिया। इसलिए लगभग 9,500 करोड़ पॉजिटिव थी। ऊपर नीचे होगा, फिगर एग्जैक्ट फिगर मुझे पता नहीं। कल इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का बड़ा गिरावट था, 3% गिरा था। हमें इकोनॉमिक्स में एक बायस को बोलते हैं, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में हाइंडसाइट बायस। अगर कोई इवेंट हो जाता है तो हम उसके लिए कारण ढूंढते हैं। तो ये इवेंट गोल्ड ने नीचे आया, ये टेक्निकल करेक्शन था, क्योंकि 3-4 दिन से ऊपर जा रहा था तो ये करेक्शन चाहिए था। लेकिन लोगों ने इन्वेंट किया दो रीजंस। उन्होंने कहा इसराइल और हिजबुल्लाह के बाद पीस टॉक्स हो रही है, और आज इसराइल ने लेबनान पे हमला बोला। दूसरा रीजन वो बोल रहे थे, स्कॉट बेसेंट नाम का एक आदमी को यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी नॉमिनेट किया है। ये एक जमाने में जॉर्ज सोरोस के लिए काम करते थे। तो लोगों ने बोला इसीलिए मार्केट गिर रहा है। मार्केट इसीलिए नहीं ऊपर जाता न गिरती है। ओवरऑल डॉलर स्ट्रेंथन हो रही है और इसके कारण मार्केट में गिरावट है। फेडरल रिजर्व की नवंबर मीटिंग मिनट्स और यूएसजीडीपी की अपवर्ड रिविजन के कारण डॉलर मजबूत है, क्योंकि लोग को लगता है कि रेट कट उतना जल्दी नहीं होएगा जितना उनका उम्मीद था। अभी भी प्राइसेस बहुत ज्यादा है और इसके कारण प्राइस करेक्शन, इन्फ्लेशन डिसइन्फ्लेशन बहुत जल्दी कम नहीं होगा। सो दिसंबर में रेट कट नहीं हो सकता, ऐसा उनका ख्याल है। 2026 में तक ये पोजीशन होगा कि फेडरल रिजर्व और डोनाल्ड ट्रंप के बीच लगातार क्लैश होता रहेगा। सो मार्केट नीचे ऊपर जाएगी। प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप ने ये अनाउंस किया है कि वो 25% टैरिफ लगाएंगे मेक्सिको और कनाडा के सारे प्रोडक्ट्स में। इससे क्या होगा कि इंपोर्ट प्राइसेस विल गो अप। अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग उतना जल्दी शुरू नहीं होगा। अमेरिका में इन्फ्लेशन में प्रेशर रहेगा। दूसरी तरफ वो ये करेंगे कि वो इनकम टैक्स को काटेंगे अमीर लोगों के लिए। तो क्या होगा कि दोनों एंड से डेफिसिट भी बढ़ेगा और दाम भी बढ़ेगा सारी चीज का। सो इन्फ्लेशन में प्रेशर रहेगा। इसके कारण गोल्ड वापस आएगा। आपको पेशेंटली वेट करना चाहिए। यही इंटरनेशनल न्यूज़ है। लेकिन भारत में सिर्फ 120 रुपया करेक्शन आया गोल्ड में। 7,080 प्राइस है गोल्ड का। मेरा एक्सपेक्टेशन था शायद 200 रुपया नीचे आ जाएगा और शायद आपको 6,950 में गोल्ड मिल जाएगा। अभी इस करेक्शन में वो नहीं हो सका। टाटा ने ये अनाउंस किया है कि अभी भी ईवी मार्केट में प्रेशर है उनका और सेल्स कम हो रही है। पिछले साल अक्टूबर में उन्होंने 5,465 व्हीकल्स बेचे थे और इस महीने में वो 5,355 व्हीकल्स ही बेच पाए हैं, 110 व्हीकल्स लेस। ये वाहन का डेटा है और उनके मार्केट शेयर 74 से लेके 60 तक पहुंच गया है। टाटा ने ये कहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वापस ले लेंगे ईवी एम्बिशंस। उन्होंने कहा है कि वो ईवी एम्बिशंस को डबल डाउन करेंगे। गुड़गांव में 2 नया शोरूम कंपनी ने खोला है और कोचिन में 2, त्रिशूर में 1 और कन्नूर में 1 खोल के टोटली 4 नए ईवी शोरूम्स खुले हैं केरला में। केरला सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अडॉप्ट करती है, तो वहाँ मैक्सिमम कंसंट्रेशन टाटास कर रहे हैं। उनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं, टिगोर, पंच, नेक्सॉन, और वो इंक्रीज करेंगे मार्केट शेयर्स को। पिछले साल 51,591 ईवीज उन्होंने बेची थी। इस साल पहले 9 महीनों में लगभग 50,047 व्हीकल्स बेच चुके हैं। तो लगभग उनके पास 2 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑन द रोड हैं। तो इससे मत साफ जाहिर है
कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में डबल डाउन करेंगे। बजाज ने एक कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का बाइक का अनाउंसमेंट की थी। मैंने सोचा उतना सेल्स नहीं होगा। जुलाई एंड में लॉन्च की थी। 30,000 व्हीकल्स अभी तक उन्होंने बेच दी है वाहन डेटा के अनुसार। वाहन के अनुसार उन्होंने 30,388 सीएनजी बाइक्स बेची। जुलाई में 272, अगस्त में 4,011, सितंबर में 4,938, अक्टूबर में 11,056 और नवंबर में 10,011 पिछले हफ्ते तक। तो उन्होंने कहा है कि कमिंग क्वार्टर में वो 30,000 के पर मंथ व्हीकल प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाएंगे और अगले क्वार्टर तक 40,000 व्हीकल्स तक करा देंगे। तो उनका मतलब है कि लगभग 5 लाख कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मोटरसाइकिल्स वो बेचेंगे। बजाज ऑटो 14 गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड ओएनजीसी, गेल के साथ काम कर रही है ताकि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की डिस्पेंसिंग मैकेनिज्म हो सकती है। मारुति सुजुकी ने कहा है कि उन्होंने 3 मिलियन गाड़ियां इंडिया से एक्सपोर्ट की है और जो ट्रंप नंबर 2 मिलियन से 3 मिलियन गया वो सिर्फ एक 3 साल में हुआ। तो ये तो सुजुकी डायरेक्टली इसमें स्टेक ओन करती है। मारुति में उतना बड़ा पैसा नहीं आएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप सुजुकी या टोयोटा डायरेक्टली जापानीज मार्केट में ले लें ताकि आपको बेहतर प्रॉफिट मिल जाएगा। जो भी मारुति का हिस्सा है उसमें से 4,900 करोड़ रॉयल्टी भी पे आउट किया जा रहा है। इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। आज मारुति सुजुकी ने 17 मॉडल 100 देशों के लिए बेच रहे हैं और अगले साल 7.5 लाख व्हीकल्स एक्सपोर्ट करेंगे। इंडिया में मार्केट बहुत कम है, प्रेशर में है। ओवरऑल वो एक्सपोर्ट मार्केट में कंसंट्रेट करना चाहते हैं। मारुति सुजुकी भारत की 40% एक्सपोर्ट्स पैसेंजर कार व्हीकल्स एक्सपोर्ट्स में डोमिनेट कर रही हैं। इसका मतलब है अगर 100 गाड़ियां एक्सपोर्ट हो रही हैं, 40 गाड़ियां तो मारुति सुजुकी के साथ आ रही हैं। अमर राजा ने अनाउंस किया है उनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था 2 साल पहले फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन इंस्टॉल करने के लिए एनटीपीसी को। एनटीपीसी उस प्रोजेक्ट में 5 हाइड्रोजन सेल बसेस चला रहे हैं। उसके लिए उनको ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था जिसमें वो हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस कर यूज कर सके। अमर राजा इंफ्रा ने उस कॉन्ट्रैक्ट को गेन किया था। उन्होंने डिजाइन किया और एग्जीक्यूट किया। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में सिर्फ 2 साल में ये काम खत्म किया। मैं 3 बड़े न्यूज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बोर्ड ने अप्रूव कर दी कि आइसक्रीम बिजनेस को डीमर्ज करके सेपरेटली लिस्ट करने की। इसके पास सेवरल आइकॉनिक ब्रांड्स हैं जैसे कर्नाटो, मैग्नम और क्वालिटी वॉल्स। लेकिन आइसक्रीम सिर्फ 3% ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर की टर्नओवर देती है, इसीलिए इसको सेपरेट करना चाहते हैं। इसमें एनसीएलटी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की अप्रूवल भी उनको चाहिए था। सेबी ने एक स्टडी की जिसमें 10 साल की बैलेंस शीट को स्टडी की थी। इसमें 4 बड़े कंपनी ने 223 टाइम्स शेयर होल्डर की अप्रूवल ली ताकि वो रॉयल्टी को बाहर अपने पेरेंट को ट्रांसफर करें। इसमें कोलगेट पामोलिव, हिंदुस्तान यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, नेस्ले और मारुति सुजुकी हैं। मारुति सुजुकी ने पिछले साल 4,900 करोड़ रॉयल्टी में सुजुकी को दिया और जो डिविडेंड उनका डिक्लेयर किया था वो कम है। यूनिलीवर ने पिछले साल 1,003 करोड़ उन्होंने रॉयल्टी दी थी। इस साल वो 1,132 करोड़ दे रहे हैं। नेस्ले चाहती है कि जो रॉयल्टी एनहांसमेंट हो जाए 4.5% से 5.25%। इन सारे कंपनी को सेबी के अनुसार रॉयल्टी ज्यादा दे रहे हैं और डिविडेंड कम। ये कारण ये है कि डिविडेंड माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के साथ भी शेयर करना पड़ता है, रॉयल्टी सिर्फ पेरेंट को जाता है। इसीलिए मैं ये एक कारण है जो मैं आपको हर बार एडवाइस देता हूँ। अगर आपको एमएनसी स्टॉक लेना है, भारत से मत लें, उसे जाके पेरेंट को खरीदें फॉरेन में। 2 रीजन के लिए। पेरेंट चीपर होता है और सारे दुनिया का बिजनेस मिलता है। रॉयल्टी में भी आपको हिस्सा आएगा और डिविडेंड भी मिल जाएगा। तो आप
इस ऐसे कंपनियों की पेरेंट को खरीदने का आइडिया बनाए, इस लोकल मार्केट में मत ले। पब्लिक सेक्टर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने 17% तक की लॉस की है 3 महीनों में। इकोनॉमिक टाइम्स ने एक आर्टिकल आया है, उनसे आपसे पूछा है क्या आप उसके पे निवेश जारी रखें। क्वांट पीएसयू फंड सबसे बड़ा लॉस है 17.68%। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर ईटीएफ में 15% की नुकसान आई है। आदित्य बिरला स्पेशल पीएसयू इक्विटी फंड में 13.32% की लॉस थी। इन्वेस्को पीएसयू इक्विटी फंड में 12.57% की लॉस थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 11% लॉस थी और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी फंड 10.6% की रिटर्न थी। ओवरऑल मार्केट में अब और प्रेशर आएगा और पब्लिक सेक्टर फंड्स और करेक्शन होगी, क्योंकि पिछले साल बिना कोई वजह इन प्राइसेस को ऊपर किया गया था। अगर आपके पास पब्लिक सेक्टर की इक्विटी फंड है तो अभी आप रिडीम कर कर जो प्रॉफिट्स आपने बनाया उसको कायम रखें। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।